Okay, children, going ahead. Today we will finish exercise 1.2. Now we have reached the fifth question. The question says, check whether 6 raised to n can end with the digit 0 for any natural number n. Now before we do this sum, I want you to see one theorem which is there on page 8. And this is also known as FTA. It's in short form, and full form is Fundamental Theorem of Arithmetic. What does this theorem say? It says every composite number can be expressed as a product of its primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. इसका मतलब क्या है exactly? Suppose 10 है, ठीक है? 10 के if I ask you to make factor तो 2 into 5 है. अब इसको आप 2 into 5 लिख सकते हो या 5 into 2, that does not matter, but they will not have any other factors apart from these. तो ऐसा नहीं होगा कि 7 उसका फैक्टर बन जाएगा. Suppose 15 है, 15 का फैक्टर क्या होगा? 3 into 5, और you can also write it as 5 into 3. Order can be आगे पीछे, but the जो फैक्टर्स जो होंगे वो जो है वही रहेंगे, कोई नया फैक्टर नहीं आएगा. Using this only we will be able to do question number 5. But before we do question number 5, we will do one more question, and you will notice one thing in this chapter. Some questions are there in which theory is there. This is one of the few chapters. एक chapter 1 है, एक chapter 6 है. केवल ये दो चैप्टर हैं जिसमें थोड़े से थ्योरेटिकल सम्स हैं. बाकी सब में तो ऑफ कोर्स टोटली सॉल्विंग है, बट इन दो चैप्टर्स में थोड़े थ्योरेटिकल सम्स हैं. एंड बट इन थ्योरेटिकल सम्स के दो बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं. फर्स्ट एडवांटेज इज कि वो एक सम जैसा होता है, सपोज एक पर्टिकुलर टाइप का, बाकी सारे सम्स एग्जैक्टली वही पैटर्न फॉलो करेंगे. फॉर एग्जांपल अभी जो हम एक एग्जांपल और एक सम देखेंगे वो मैं आपको सिखा दूंगा. फिर जो क्वेश्चन 5 है वो आप ऑटोमेटिकली अपने आप कर पाएंगे क्योंकि एग्जैक्टली सेम मेथड होगा, बस हल्का सा एक वैल्यू चेंज होगा. एंड सेकंड एडवांटेज जो थ्योरेटिकल सम्स का ये होता है, एग्जाम में जब ये सम आते हैं, बिकॉज आप ऑलरेडी उनको इतनी बार लिख चुके होते हो, तो सबसे पहले जनरली आप वो सम्स को ही अटेम्प्ट कर लेते हो. जैसे वो 2 मार्क का सम है, आपका 3-4 मिनट में हो जाता है वो सम, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट सम. तो कई बार आप जब सॉल्विंग वाले सम में सपोज कहीं अटकते हो तो आपके लिए उसको करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है. कई बार आप कैलकुलेशन कर रहे हो, फैक्टर्स कर रहे हो, सो यू गेट मोर टाइम टू डू दैट सम, बिकॉज ये वाले सम आपके बहुत जल्दी से आप उनको लिख लोगे एग्जाम में. एनीवे, सो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जो हम करेंगे, जो आप लिखेंगे उसको पूरा. क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5 हम देख रहे हैं अभी, पेज 9 पे है. क्वेश्चन है कंसिडर द नंबर्स 4 raised to n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 raised to n ends with the digit 0. वो कह रहे हैं n is a natural number. अगर आप कोई ऐसा नंबर n की जो भी वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पे, कैन दिस जो भी आंसर होगा एंड विद द 0. फॉर एग्जाम्पल n मैंने 1 लिया, ठीक है, n 1 लिया तो बेसिकली क्या बना? 4 raised to 1. 4 raised to 1 यानी 4. n 2 लिया, 4 raised to 2 वो क्या हो गया? 16. n 3 लिया, 4 raised to 3. आप ऐसे लेते जाओगे ना, चाहे जितना मर्जी लो, आप देखोगे इट विल नेवर एंड विद द डिजिट 0. और उसका रीजन है, वो आपने 9th में भी हल्का सा पढ़ा है कि जब भी 0 यानी 10 होना चाहिए, और 10 जब भी इन्वॉल्व होते हो तो आपको 5 आपको चाहिए एज अ फैक्टर. यहाँ पे कहीं ना कहीं वी नीड 5 एज अ फैक्टर, बिकॉज 5 into 2 10 होता है. बट आप देखोगे आप n 1 2 3 जितना भी ले लो, कभी भी आपको 5 फैक्टर नहीं मिलेगा इसका. जैसे आप इसको 2 raised to 2 लिख सकते हो, 2 raised to 4, इस तरह से फैक्टर मिलेंगे. इन टर्म्स ऑफ 2 कभी 5 नहीं मिलेगा. ऑफकोर्स ये मैंने आपको अभी हल्का सा लॉजिकली समझा है. नाउ यू हैव टू राइट इट प्रॉपरली, ओके. एंड लिखना कैसे है अब मैं वो आपको समझा रहा हूँ. अच्छा, जब मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे लिखना है, इनिशियली आप टेक्स्ट बुक, जैसे एग्जाम्पल 5 जब आप लिखेंगे आप टेक्स्ट बुक यूज करके आप लिख सकते हैं. बट फिर जब क्वेश्चन 5 आप करेंगे एक्सरसाइज का, तो मैं चाहता हूँ आप टेक्स्ट बुक बंद करके अपने आप लिखें. जब आप अपने आप लिख रहे होंगे, आप चाहे वर्ड टू वर्ड नहीं लिखेंगे टेक्स्ट बुक का, देन इट्स ओके, बट आपको उसका जो क्रक्स है, द हार्ट ऑफ द मैटर, यू शुड राइट इट प्रॉपरली, ओके. अब जैसे इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है देखिए. इफ द नंबर 4 raised to n for any n were to end with the digit 0, then it would be divisible by 5.
कोई भी नंबर अगर जिसका एंड में 0 होता है, सपोज 200 है, ठीक है, तो इट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 5। कोई भी नंबर आप जिसके पीछे 0 है वो हमेशा 5 से डिविजिबल होगा ही। Thus, that is the prime factorization of 4:n would contain the prime 5. This is not possible because 4:n is equal to 2:2n। वो कैसे लिखा उसने? जैसे 4:n है, इसको आप क्या लिख सकते हो? 2:2। 4 की जगह क्या लिख सकते हैं? 2:2। और ये 2 अगर मैं बाहर लेके गया तो बेसिकली ये ऐसा लिखा है उसने। एंड ऑब्वियसली आप देखोगे जो इसके जितने भी फैक्टर है वो इन टर्म्स ऑफ 2 ही होंगे, 5 कहीं आएगा ही नहीं। So the only prime in the factorization of 4:n is 2। इसके factorization में केवल एक ही प्राइम नंबर आ रहा है, 2 आ रहा है। So the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other primes in the factorization of 4:n. So there is no natural number n for which 4:n ends with the digit 0। ठीक है, तो आपको फिर इसको यहाँ तक लिखना है। तो सबसे पहले आप ये वाला एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल 5 ये मैं लिख दूंगा आपको होमवर्क शीट में, और एग्जाम्पल 5 को लिखने के लिए यू कैन टोटली रेफर टू द सॉल्यूशन। इसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है चेक वेदर 6:n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब इसमें क्या लिखा है? 6:n। अब अगर आप 6:n देखेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे तो 2 × 3। अब इसमें भी आप देखोगे इसकी फैक्टराइजेशन में कहीं भी 5 नहीं आ रहा है, कभी भी 5 आएगा ही नहीं। ठीक है, आप चाहे 6 सपोज 1 लिया तो 6 ही होता है, 6 लिया तो क्या आएगा? 36। इस तरह से आप चलते जाओगे तो कहीं भी आप देखोगे 5 आएगा ही नहीं। सो इसी तरह से करना है ये वाला सम, एग्जैक्टली सेम ही वर्डिंग रहेंगे, बस आपका डिफरेंस कहाँ आएगा? जहां आप लिखेंगे जो इसकी है, जैसे 4:n की फैक्टराइजेशन ये 2:2n थी, इसकी फैक्टराइजेशन क्या लिखेंगे आप? ये लिखेंगे, और आगे फिर वही सेंटेंस होगा। सो द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6:n विल बी क्या होंगे? 2 और 3। ठीक है, ऊपर वाले सब में केवल 2 था, इसकी फैक्टराइजेशन में क्या होंगे? 2 और 3। सो द एंड अगेन वही द यूनिकनेस ऑफ FTA यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गारंटीज दैट देयर आर नो अदर प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6:n। So there is no natural number n for which 6:n ends with the digit 0। जैसे एक बार तो जैसे मैंने कहा यू विल सी इट एंड राइट इट, जो एग्जांपल वाला है, जब आप क्वेश्चन 5 करेंगे तो आपको अपने आप लिखने का ट्राई करना है। एंड जैसे जैसे ये क्वेश्चन आप 2-3 बार लिखेंगे आप रियलाइज करोगे ये आंसर आप लिटरली 2 से 3 मिनट में लिख लेते हो। एंड एग्जाम में अगर ये सब आता है तो टिपिकली 2 मार्क्स का आता है, दीज विल बी द इजीएस्ट 2 मार्क्स फॉर यू। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कहता है एक्सप्लेन why 7 × 11 × 13 + 13 एंड पीछे एक और नंबर दिया है आर कंपोजिट नंबर। मैं एक ये वाला कर रहा हूं, फिर दूसरा वाला भी आप अपने आप कर लेंगे। कंपोजिट नंबर्स एज यू नो आर नंबर्स व्हिच हैव फैक्टर्स अदर देन 1 इन इटसेल्फ। 1 और उसके अलावा उनके कुछ फैक्टर होते हैं, तो ये आपको दिया हुआ है। तो फर्स्ट टाइम आप देखते हैं इसमें 13 और 13 दोनों है, हम 13 कॉमन निकालते हैं तो आपको क्या मिलता है? 7 × 11 77 + 1। यहां से भी 30 निकाला तो 13 × 78। एंड ये जो भी मल्टीप्लाई करके है आप चाहें तो लिख सकते हैं। एंड देन यू कैन राइट एज वी कैन सी द अबव नंबर विल हैव फैक्टर्स अदर देन 1 इन इटसेल्फ, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। इसमें हम जैसे कोई नंबर होता है, सपोज 11 है, ठीक है, 11 का क्या फैक्टर है? 11 होता है और एक बस 1 होता है, और तो कोई होता ही नहीं 11 का फैक्टर। बट इसमें अगर आप देखो, क्योंकि ये एक और 78 है और आप मल्टीप्लिकेशन करके भी अगर आप लिखेंगे तो उस नंबर के बहुत सारे फैक्टर हैं अदर अपार्ट फ्रॉम वो नंबर एंड 1। ओके, तो सिमिलरली आप पीछे वाला भी लिख देंगे, उसमें आप देख सकते हैं आप क्या कॉमन निकालेंगे। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा स्टडी करेंगे यू विल रियलाइज एक नंबर है जो आप कॉमन निकालेंगे, एंड वो कॉमन निकालने के बाद अगेन आपके यहाँ ब्रैकेट में 2 नंबर मिलेंगे जैसे यहाँ पे मिला, एंड देन यू कैन अगेन राइट द सेम थिंग। ओके, वैल्यूज ऑफ कोर्स सेकंड टर्म की डिफरेंट होंगी। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 जैसा जो सम है, अभी तो आप टेक्स्ट बुक का हमें ये सम देखेंगे, उसके बाद बहुत सारे सम इस तरह के हम देखेंगे। इन जितने भी जब ये स्टेटमेंट वाले सम आएंगे इनमें या तो एलसीएम निकालना होता है या एचसीएफ निकालना होता है।
अब वो इसका आपको इसमें अपना लॉजिक लगाना होता है कि इस सम का आंसर एलसीएम आएगा कि एचसीएफ आएगा। ओके, फॉर एग्जांपल हम एक सेकंड के लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। एक सोनिया है और एक ये सर्कुलर पाथ है और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। रवि को 12 मिनट लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सपोज दोनों पॉइंट ए से स्टार्ट होते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये दोनों एक साथ स्टार्ट हुए, वापस इसी पॉइंट ए पे कब मिलेंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन है बेसिकली। ऑब्वियसली सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। इसका मतलब है रवि फास्ट जा रहा है, रवि का जो स्पीड है वो फास्ट है। अगर सपोज आपको आइडिया नहीं है कि इसमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, तो फर्स्ट स्टेप आप क्या कर सकते हो, पीछे रफ में साइड में 18 होता है, 3 6 3 तो आप इसके मैंने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसका भी किया 4 3 ठीक है। अच्छा, ये इसका किया, ये इसका किया। अब इसका अगर आप देखो एलसीएम कैसे निकालना, जैसे हमने बताया था आपको, सारे प्राइम फैक्टर्स लेने हैं, सबकी मैक्सिमम पावर 2^2 और 3^2, तो है 4 और 9 36। अच्छा, HCF यानी दोनों में जो कॉमन होता है, तो दोनों में आप देखते हो मैक्सिमम क्या कॉमन हो सकता है, 2 है इसमें भी, पर 2 की मैक्सिमम पावर ये है और इसमें 3 है, इसमें भी ये 6। अच्छा, अब अगर आप देखो सोनिया ने स्टार्ट किया, रवि ने स्टार्ट किया और दोनों भाग रहे हैं, ठीक है। इनिशियली व्हेन दे आर रनिंग, रवि इज फास्टर देन सोनिया, तो रन कर रहा है। अच्छा, एक आंसर हमारा आ रहा है 6 मिनट्स। अच्छा, 6 मिनट जब हुए होंगे तो रवि ने आधा राउंड कंप्लीट किया होगा, बट सोनिया तो कहीं उसके पीछे होगी, तो इस पॉइंट पे तो 6 मिनट्स पे तो मिल ही नहीं सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक एलसीएम हमारा आ रहा है 36 मिनट्स। तो 36 मिनट्स अगर आप देखो, सोनिया ने पहला राउंड लगाया, उसको लगे 18 मिनट, दूसरा राउंड लगाया, अगेन लगे 18 मिनट, यानी 36 मिनट्स लगे। इसी पॉइंट पे अगर आप देखो, जो रवि है, रवि ने पहला राउंड लगाया 12 मिनट्स में, दूसरा राउंड लगाया 24 मिनट, तीसरा राउंड क्या लगाया 36 मिनट्स, तो 12 3 से 36 होता है। तो जब इस सोनिया का 2 राउंड खत्म होगा तो रवि का 3rd राउंड पे होगा और तब वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे। तो इसका मतलब है इस समय हमें क्या निकालना था, एलसीएम, ठीक है। तो इस समय हमको क्या निकालना था, एलसीएम। तो इसी तरह से आपको जब भी ये स्टेटमेंट वाला सम आएगा, आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है एंड देन स्टडी द स्टेटमेंट एंड अकॉर्डिंगली यू विल राइट द आंसर। तो इस सब को जब आप करेंगे, पहले फैक्टर बना के और फिर एचसीएफ मत दिखाना यहाँ पे, ये तो मैंने जस्ट आपको कंपैरिजन के लिए, जस्ट एलसीएम निकाल कर आंसर लिख देना। ओके, एंड इस तरह के हम और बहुत सारे सम्स करेंगे, तो जब एक बार करेंगे सम्स तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लगता जाएगा। ओके, सो फिनिश टिल हियर, चीयर्स।